हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में जल परिवहन के बारे में। यानी कि आज हम जो है जल परिवहन का डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। देखिए, भारत में ना जल परिवहन का उपयोग जो है आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हो रहा है। ये जो परिवहन है ना, ये परिवहन का सबसे सस्ता और देखिए परिस्थिति के अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली साधन है। ठीक है, भारी और जो भारी सामान होते हैं, हैवी सामान, बृहद सामान, बहुत सारे सामान का जो परिवहन है ना, ये जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। देखिए, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जल परिवहन जो होता है ना, दो प्रकार से होता है। पहला एक आंतरिक जल परिवहन, जिसे अंतःस्थलीय जल परिवहन कहा जाता है, और दूसरा है महासागरीय जल परिवहन। देखिए, भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा हमारे भारत आया था। ठीक है, तो किस मार्ग से आया था? समुद्री यात्रा करके ही तो आया था। और इसके नाविक ने जो है दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया। जल परिवहन जो है ना, परिवहन का जैसे कि मैंने बताया कि सबसे सस्ता साधन है, और यह भारी और स्थूलकाय, ध्यान रखेंगे, भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। ये जो परिवहन है ना, साधनों में ऊर्जा सक्षम, जो कि अभी मैंने बताया, और इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो भारत में अगर मैं बात करूँ तो अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ये देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन किस प्रकार जो है चलता है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंतःस्थलीय जल परिवहन होता क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत आती हैं नदियाँ, नहरें, ठीक है, सकरी खाड़ियाँ आती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जो है आंतरिक जल मार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अपने देश के रेफरेंस में बात करूँ तो देश के कुल परिवहन में इसकी भागीदारी जो है ना 1% है। कितनी प्रतिशत है? 1%। और देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास जो है, संरक्षण और नियमन हेतु जो है 1986 में, कब? 1986 में अंतःदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया गया है। और ये जो प्राधिकरण है ना, इसके द्वारा 3 अंतःस्थलीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग 5, कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। ठीक है, इसमें मांडवी, जुवारी, कंबर जुआ, ठीक है, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल जो है वो सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो इसके अतिरिक्त जो है विदेशी व्यापार, ध्यान रखेंगे, विदेशी व्यापार जो है भारतीय तट पर स्थित पत्तनों, जिसे कि बंदरगाह कहते हैं, द्वारा किया जाता है। और देश का 95% व्यापार जो है ना, मुद्रा के रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही तय होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं प्रमुख समुद्री पत्तनों के बारे में। भारत की ना 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ जो है 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन है। ठीक है, और ये जो प्रमुख पत्तन है ना, देश का 95% विदेशी व्यापार जो है वो संचालित करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला बंदरगाह विकसित हुआ कहाँ और कौन सा? तो कक्ष में। कक्ष कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के कक्ष में कांडला बंदरगाह। ठीक है, ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने, अच्छा कराची तो पाकिस्तान में पड़ता है, तो देश जब विभाजित हुआ तो कराची पत्तन जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया।
तो उसकी कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए ये था। तो कांडला जो है, जिसे दीनदयाल पत्तल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पतन है। ठीक है, और ये जो है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। बात करें अगर हम मुंबई के पत्तन की, तो मुंबई जो है बृहत्तम पत्तन है। ठीक है, बंदरगाह है, जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत और सुचार जो है वो पोताश्रय हैं। ठीक है, और मुंबई पत्तन में ना अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह में बांटता है। और ये देखिए, ये सुंदर नज़ारा मुंबई का पत्तन है, जहाँ जहाज पर ट्रकों को ले जाते हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहाज पे ट्रकों को ले जाया जा रहा है। आइए अब हम कुछ जो है जलमार्गों के बारे में जानते हैं। जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। सबसे पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, जो कि जो है नेशनल वाटरवे 1 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? NW1। ठीक है, तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, ये जो है जलमार्ग ना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। और ये जो जलमार्ग है ना, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो कि क्या है कि यात्रिक नौका द्वारा पटना और एक साधारण नौका द्वारा इलाहाबाद तक नौकायन के योग्य है। अगला जलमार्ग है सादिया व धुबरी के मध्य। ठीक है, सादिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। ये है नेशनल वाटरवे 2। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नेशनल वाटरवे 2 की लंबाई कितनी है, कौन सी नदी से गुजरता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से 891 किलोमीटर सादिया व धुबरी के मध्य। ठीक है, अगला है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक। कहाँ से कहाँ तक? कोट्टापुरम से कोल्लम तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो उद्योग मंडल और चप्पकारा नहरें 205 किलोमीटर। ये है नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 4 की अगर मैं बात करूँ, तो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है 1078 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखिए, जल परिवहन ना एक चिरकालीन और महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? चिरकालीन और महत्वपूर्ण। जल मार्ग एक पानी का नौगम्य शरीर है। ठीक है, एक या कई जल मार्ग का ना एक नौवहन मार्ग होता है। ठीक है, और जल मार्ग में नदियों, समुद्रों, महासागरों और नहरें सभी शामिल हैं। और अगर जल मार्ग को नौगम्य बनाने के लिए कई मापदंड मिलने चाहिए। हम बात करें अगर प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक समय से ही ना पुरुषों और माल दोनों को ले जाने के लिए ना जल परिवहन का उपयोग किया जाता था। जल परिवहन जो है संभवतः जानवरों के उपयोग से पहले विकसित हो गया था। क्यों? क्योंकि जल मार्ग जो है उन जगहों पर यात्रा का आसान साधन बना था जहाँ पर भूमि, घने जंगल होंगे और आंदोलन में बाधा डाली जाएगी, तो क्या होगा? जलमार्ग ही तो वहाँ पे विकसित होगा ना। नौकाओं या फिर किसी अन्य माध्यम का उपयोग से जो है हवा की शक्ति का उपयोग किया गया था। ठीक है, और जब पानी के परिवहन की सीमा का महत्व और बढ़ गया है ना, और सबसे पहले ना नावें जो हैं मुख्य रूप से अंतर्देशीय जल और आश्रय तटीय क्षेत्रों में छोटे और सीमित थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मागाओ पत्तन, जो कि कहाँ है? गोवा में। ध्यान रखेंगे, गोवा में। अभी मैं एंड में आपको सारे बंदरगाहों के नाम और कौन से शहर में है ये भी मैं आपको बताऊंगी एंड में। ठीक है, तो मार्मागाओ पत्तन जो है देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लौह अयस्क जो है ना इसी पत्तन से निर्यात किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन जो है कुंद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है।
और सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। और यह एक ना लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि प्राकृतिक पोताश्रय, ठीक है, जो लैगून के मुहाने पर स्थित है वो कौन सा पत्तन है, तो वो है कोच्चि पत्तन। पूर्वी तट के साथ जो है तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। क्या है? तूतीकोरिन पत्तन। अच्छा, ये पत्तन ही पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पत्तन है, और ये भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है, ठीक है। और ये जो है ना, इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है, इसलिए ना ये जो पत्तन है हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, और भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का प्राचीनतम जो है कृत्रिम पत्तन है, ये प्राकृतिक नहीं है, ध्यान रखेंगे। चेन्नई का जो पत्तन है वो कृत्रिम पत्तन है, ठीक है। और व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बात करूं अगर मैं विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में ये ना पत्तन जो है लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया, ठीक है। उड़ीसा में देखिए कौन सा पत्तन स्थित है? पारादीप पत्तन। विशेषता क्या करता है? ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। और कोलकाता जो है एक अंतःस्थलीय नदी, ठीक है, रिवेराइन पत्तन है। क्या है? रिवेराइन, जिसे कि अंतःस्थलीय पत्तन कहते हैं। और ये जो पत्तन है ना, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। अच्छा, ज्वारीय यानी कि टाइडल पतन होने के कारण ना हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। और कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु जो है हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। अच्छा, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सारे बंदरगाहों के बारे में। हमने कौन कौन से बंदरगाह देखे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुंबई के बंदरगाह की, जो कि महाराष्ट्र में स्टैब्लिश है, वो है न्याहवा शेवा। न्याहवा शेवा, इसे जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है नवी मुंबई में स्टैब्लिश है, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट ये जो है पश्चिम मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है? पश्चिम मुंबई में। अगले पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मोरमुगांव। मारमागांव पोर्ट ये जो है ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। एक है कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट जो है वो कोचीन में है। कोचीन कहाँ है? केरल में है, ठीक है। अगला है मंगलौर पोर्ट। मंगलौर पोर्ट, इसे जो है पनाम्बूर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मंगलौर जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। अगला है पारादीप। पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर, नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। उड़ीसा के जगत सिंहपुर में ये पोर्ट स्टैब्लिश है। अगला है हल्दिया। हल्दिया पोर्ट ये है कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अगला है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगला बंदरगाह है कांदला बंदरगाह। ये कहाँ है? गांधीधाम, जो कि गुजरात में है। अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला है चेन्नई। चेन्नई जो है, चेन्नई पोर्ट चेन्नई में तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला है एन्नौर। एन्नौर पोर्ट एन्नौर में है। एन्नौर जो है जो कि है वो तमिलनाडु में है। और आखिरी है विजाग। विजाग पोर्ट जो कि विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब आप जो है भारत में सारे पोर्ट्स की सूची एक साथ मैंने आपको बता दी, तो देखिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। भारत में जैसे पूछा जाएगा भारत में कितने समुद्री बंदरगाह हैं,
तो आप बताएंगे 13। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्हावा शेवा, जो अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में जाना जाता है, और ये जो है ना सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। अब बड़ा तो पूछ लिया, अब छोटा भी पूछेगा। भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं? तो 200 जो है अधिसूचित बंदरगाह हैं। ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन है? तो वही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, ये सबसे व्यस्त जो है कंटेनर पोर्ट है। ठीक है। और इसकी वार्षिक यातायात जो है ना 5 मिलियन जो है TEU है। ठीक है। और भारत का सबसे युवा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने बंदरगाहों के बारे में क्या क्या देखा? देखिए, एक बंदरगाह एक तट या किनारे का स्थान होता है। ठीक है। ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। बंदरगाह जो होता है ना, एक तट या किनारे का एक स्थान होता है जिसमें एक या अधिक बंदरगाह जो है उसमें समाविष्ट होते हैं, जहाँ पे जहाज जो है लोगों या फिर कह लीजिए नौभार को जमीन से जो है तक डाक और हस्तांतरित करते हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। वाणिज्यिक मांग और हवा और लहरों से शरण के लिए ना भूमि और नौगम्य पानी के जो है अधिगम को उपयुक्त बनाने के लिए चयनित किए जाते हैं। ये जो बंदरगाह है ना और समुद्र बंदरगाह सागर चलन जहाजों को संभालने के लिए अलग अलग प्रकार के बंदरगाहों की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब तक हमने देखा जल परिवहन के बारे में। अगले पार्ट में हम देखेंगे वायु परिवहन के बारे में। गाइस, आपको वीडियो अगर मेरे पसंद आते हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरी यही उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।